हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सो बच्चों, देखिएगा कि कल जो था वो आपका यूपीएससी और यूपीपीसीएस वाली जो रिटन क्लास होती है मेनली, जिसमें मैं आपका मेंस का जीएस पेपर फर्स्ट करा रहा हूँ, खास करके ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन डेली डिस्क्रिप्टिव करा रहा हूँ। एक्चुअली वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर टाइपिस्ट नहीं है। आप जानते हैं कि मैं घर आ चुका हूँ और अभी जो क्लास में दे रहा हूँ वो आपको घर से ही दे रहा हूँ। तो अभी टाइपिंग की व्यवस्था जो है वो नहीं हो पाई है। फिर भी कोशिश करूंगा कैसे ना कैसे करके कि किसी न किसी टाइपिस्ट से बात करके उसे मैं व्हाट्सएप पे जो मैटर है वो उसे दे दूं और वो वहाँ से टाइप करके सेंड कर दे। सो खैर, हम बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। तो देखिएगा, पॉलिटी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो मैं अभी तक जो है वो आपसे राष्ट्रपति तक की बातें कर चुका था। देखिएगा, सबसे पहले अगर शुरू से हम देखें तो पहली 2 वीडियो जो थी वो संवैधानिक विकास के बारे में जुड़ी हुई थी। उसके बाद में फिर हमने बात की थी संघराज्य क्षेत्र के बारे में, फिर नागरिकता के बारे में, फिर मौलिक अधिकार, उसके बाद आगे चल करके नीति निर्देशक तत्व, फिर मौलिक कर्तव्य, और फिर बात हमने करी थी संघ की कार्यपालिका की। और संघ की कार्यपालिका के बाद फिर हमने राष्ट्रपति के बारे में बात की थी और मैंने बताए थे राष्ट्रपति में जो राष्ट्रपति की शुरुआत होती है वो होती है आर्टिकल 52 से, और आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक की हम बात कर चुके थे। अब हमें राष्ट्रपति के बारे में और चीज़ों को जानना है, जिसमें सबसे पहली बात है आपकी वो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। देखिए, यहाँ से काफ़ी हद तक चीज़ें आती हैं, क्वेश्चन आते हैं, और मैं तो उन बच्चों से भी कहूँगा कि जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी इस टॉपिक को अच्छे से तैयार रखिएगा अपना, क्योंकि यहाँ से जो है वो डिस्क्रिप्टिव प्रश्न भी आ सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मुख्य परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, तो राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं भले ही नाम मात्र की हैं, लेकिन देखने में ऐसे लगती हैं जैसे कि काफ़ी ज़्यादा व्यापक हैं। राष्ट्रपति के पास जितनी भी शक्तियां हैं उन शक्तियों को आप अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि कार्यपालिका शक्ति जो भी एग्जीक्यूटिव से जुड़ी हुई हैं उनके बारे में बात हम करेंगे, विधायी शक्ति जो भी आपका लेजिस्लेटिव से जुड़ी हुई हैं, और जुडिशरी से जुड़ी हुई भी कुछ पावर हैं राष्ट्रपति के पास, और हमारी सेना से जुड़ी हुई भी कुछ पावर हैं, और कुछ वित्तीय शक्तियां भी हैं राष्ट्रपति महोदय के पास, और उसके साथ साथ इमरजेंसी से रिलेटेड पावर तो है ही है। आप जानते हैं कि इमरजेंसी की घोषणा वगैरह का कार्य जो है वो राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। तो काफ़ी लंबा टॉपिक है और हो सकता है कि एक वीडियो में कंप्लीट ना हो पाए, इसलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा इस वाली क्लास में इन 2 शक्तियों के बारे में, कार्यपालिका और विधायी शक्तियों के बारे में, कि कार्यपालिका से जुड़ी कौन कौन सी शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास और विधायिका से जुड़ी कौन सी शक्ति है राष्ट्रपति महोदय के पास। सो सबसे पहले हमें बात करनी है कार्यपालिका शक्ति के बारे में। देखिएगा, अगर कार्यपालिका शक्ति को आपको समझना है, पहले तो आप ये समझिएगा कि कार्यपालिका शक्ति होती क्या क्या है। देखिए, मैंने बताया था शासन के 3 अंग होते हैं। एक होता है आपका विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून बनाने से, और कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करने से, और कानून के संबंध में अगर कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा न्यायपालिका करती है। तो कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं? जितने मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, और जितने अधिकारी वगैरह हैं, ये सब आ जाते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत। तो इनसे रिलेटेड राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी पावर हैं वो हमें बात करनी है इसमें। तो इस वाली शक्ति को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक अनुच्छेद समझना पड़ेगा, एक आर्टिकल समझना पड़ेगा, और वो है आर्टिकल 53, और मैं इस पर डिस्कस अच्छे से कर चुका हूँ। देखिए, आर्टिकल 53 क्या कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। और ये ध्यान रखिएगा, इनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। यहां पर एक चीज और याद रखिएगा कि इन शक्तियों का प्रयोग जो राष्ट्रपति महोदय करेंगे वो स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकते हैं। बट यहीं पर मैंने पहले भी आपको चर्चा कर चुका हूं कि इसके साथ साथ आपको एक आर्टिकल समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो है आर्टिकल 74, और इसके साथ साथ आर्टिकल 75 भी। एक्चुअली आर्टिकल जो 74 है वो बात करता है मंत्रिपरिषद की। अब देखिए, मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रिपरिषद रियल में कार्यपालिका है, जिसे आप कह देते हैं कि भाई सरकार। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? वो होता है आपका प्रधानमंत्री, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम। तो क्या कहता है आर्टिकल 74? आर्टिकल 74 ये कहता है कि
राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो कहने का तात्पर्य साफ साफ है कि राष्ट्रपति के पास जो भी कार्यपालिका शक्ति हैं जो बताई जा रही हैं आर्टिकल 53 में कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इनका प्रयोग वो किसकी सलाह से करेगा? मंत्री परिषद की सलाह से करेगा और इसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करते हैं भले ही वो उनके नाम से किए जाते हैं या वो उनके द्वारा किए जाते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सलाह किसकी जुड़ी हुई होती है? मंत्री परिषद की सलाह जुड़ी हुई होती है। अब देखिएगा आर्टिकल 53 को पढ़ करके और 74 के साथ पढ़ करके आपका भ्रम तो समाप्त हो गया होगा कि हाँ, नाम मात्र की शक्तियां ही केवल राष्ट्रपति के पास हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें कि कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां और हमें राष्ट्रपति के पास दिखाई देती हैं, तो देखिएगा सबसे पहली बात मैं आपसे करूं कार्यपालिका से जुड़ी हुई, एक तो ये क्या करते हैं अनेक कार्यपालिका से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति, कार्यपालिका से जुड़े अधिकारी की नियुक्ति करते हैं। एक पहला काम तो ये करते हैं, या मैं कह सकता हूं जुड़े पदों पर नियुक्ति करते हैं, जुड़े पदों पर नियुक्ति। एक पहला काम ये करते हैं और दूसरा काम ये करते हैं कि ये कुछ पदों को पदच्युत करने का कार्य भी करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि कुछ पदों को समाप्त करना तो नहीं, मैं कहूंगा कि कुछ पदों पर बैठे व्यक्तियों को हटाने का कार्य भी करते हैं। तो कुछ पदों पर आसीन व्यक्तियों को हटाने की शक्ति। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ चीजें देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है। पहली बात मैंने क्या कही कि कार्यपालिका से जुड़ी हुई एक प्रमुख शक्ति यह है कि ये अनेक कार्यपालिका से जुड़े पदों पर नियुक्ति करते हैं। केवल कार्यपालिका से नहीं, उसके अलावा भी और भी, जैसे आपका न्यायपालिका से जुड़ी हुई जो नियुक्तियां हैं वो भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो पहली बात ये आ जाती है कि कौन कौन सी नियुक्तियां करते हैं। तो देखिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक ध्यान रखिएगा, एक एक करके बात करते हैं। आपने सीएजी का नाम सुना होगा, ठीक है, सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति भी जो है वो किसके द्वारा करी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग के सदस्य और अध्यक्ष दोनों, तो निर्वाचन आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। यहां तक कि जितने भी मंत्री हैं, मैं ये कहूंगा समस्त मंत्री, जो समस्त मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? आपके राष्ट्रपति महोदय करते हैं। यहां तक कि राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, यहां तक कि महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। इसके अलावा अनेक आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, अनेक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति यही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे बात करूं, तो जैसे हम बात कर सकते हैं वित्त आयोग के बारे में, वित्त आयोग, ठीक है, ऐसे ही हम बात कर सकते हैं महिला आयोग, ऐसे ही हम बात कर सकते हैं अल्पसंख्यक आयोग, ऐसे ही हम बात कर सकते हैं अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति और जो जनजाति आयोग है वो, मतलब जितने भी मैक्सिमम आयोग हैं, ठीक है, मानवाधिकार आयोग, उन सबके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करते हैं? आपके राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। समस्त मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राज्यपाल को नियुक्त करने का काम भी राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी को नियुक्त करने का काम भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। यहां तक कि निर्वाचन आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो देखिएगा इतनी पावर जो है वो कहीं ना कहीं कार्यपालिका से रिलेटेड है, कार्यपालिका से जुड़ी हुई है, जो राष्ट्रपति महोदय के पास है। इसके अलावा कुछ पदों पर आसीन व्यक्तियों को हटाने की शक्ति भी इनके पास है।
मेनली ये ध्यान रखिएगा कि जिन पदों को हटाने की शक्ति इनके पास है, ऐसे पदों को क्या कहा जाता है, आपका प्रसाद पर्यंत कहा जाता है। ऐसे पदों को कहते हैं प्रसाद पर्यंत पद। आपने सुना भी होगा, कहा जाता है कि भाई संविधान में कुछ पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हैं, यानी उन पदों पर बैठे व्यक्तियों से कि किसी भी समय राष्ट्रपति महोदय क्या मांग सकते हैं, इस्तीफा मांग सकते हैं। लेकिन आप ये कहेंगे सर ये जितनी भी चीजें हैं क्या ये राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति है? मैं कहूंगा नहीं, इस भ्रम में आप बिल्कुल भी मत रहिएगा, क्योंकि ये आप आर्टिकल 74 पढ़ लीजिए। वो क्या कहता है कि अपनी इन कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वो किसकी सलाह से करेंगे? राष्ट्रपति की सलाह से करेंगे, मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे। तो कहीं ना कहीं इन शक्तियों के प्रयोग में मंत्रिपरिषद की सलाह जुड़ी हुई है। अब प्रसाद पर्यंत पद कितने हैं? तो ये ध्यान रखिएगा 3 पद हैं। एक तो है आपके जो मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्री हैं, तो मैं कहूंगा जितने भी समस्त मंत्री हैं, ठीक है, तो सभी मिनिस्टर, या मैं कहूंगा मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री, ठीक है, इनका पद, जितने भी मंत्री हैं सबका पद प्रसाद पर्यंत होता है राष्ट्रपति महोदय के। और एक है आपका महान्यायवादी, महान्यायवादी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, आपको बताना है कि किस आर्टिकल में है महान्यायवादी। और एक तीसरी बात वो है आपके राज्यपाल। केवल 3 ही पद ऐसे हैं, ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि राष्ट्रपति जो है वो इनसे डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से इस्तीफा मांग सकते हैं। 3 पद हैं, मंत्रिपरिषद है, महान्यायवादी है और राज्यपाल है। ये बात याद रखिएगा, केवल 3 पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है हमारे संविधान में। तो कहीं ना कहीं ये भी कार्यपालिका से जुड़ी हुई शक्ति राष्ट्रपति अपने पास कहीं ना कहीं रखते हैं। तो देखिए कार्यपालिका के बारे में अगर हम बात करें तो ये याद रखिएगा कि कार्यपालिका से जो जुड़ी हुई अनेक शक्ति हमें राष्ट्रपति में प्रतीत होती हैं, लेकिन आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति महोदय इनका प्रयोग मेनली मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। अब जो लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें एक छोटा सा 100 शब्दों में एक प्रश्न लिखना चाहिए, और वो ये कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में, तो कम से कम 100 शब्द उस पर लिखने चाहिए उनको। अब हमें नेक्स्ट बात करनी है, अगली बात, और वो हमें बात करनी है विधायी शक्तियों के बारे में। कार्यपालिका शक्ति समझ में आ गई होंगी, अब बात करनी है विधायी शक्तियों के बारे में। तो देखिएगा यहाँ पर आपके बहुत सारे अनुच्छेद क्लियर हो जाएंगे, आर्टिकल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि विधायी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा व्यापक हैं। और पहले तो आप समझते हैं, देखिए विधायी का मतलब आप समझते ही हैं। मैंने कहा विधायी का मतलब हो गया कि भैया विधायिका से जुड़ी हुई पावर, और विधायिका का काम क्या होता है? वो होता है कानून बनाना, कानून बनाना, ठीक है, कानून बनाना। अब आप मुझे बताइए भारत में कानून बनाने का काम कौन करता है? तो आप कहेंगे केंद्र के स्तर पर संसद कानून बनाने का कार्य करती है। इसलिए मैं कहूंगा कि जब हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में विधायी शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां आएंगी? जो राष्ट्रपति की कानून बनाने से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, या जो राष्ट्रपति की संसद से जुड़ी हुई शक्तियां हैं, ये सब किस में आएंगी? विधायी शक्तियों में आएगी। अब एक एक करके हम बात करेंगे आर्टिकल के थ्रू। सबसे पहला है आर्टिकल 79, इंपॉर्टेंट है, साथ साथ चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। आर्टिकल 79 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 79 से आप जानते हैं शुरू होती है संसद, इसी से शुरू होती है संसद। और क्या कहा गया है आर्टिकल 79 में कि संसद में 3 अंग होंगे, एक तो लोकसभा होगी, एक राज्यसभा होगी, और एक आपका राष्ट्रपति होगा। तो देखिए सबसे बड़ी पावर क्या है संसद से जुड़ी हुई पावर? वो ये है कि राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग होते हैं। इसका तात्पर्य तो ये है कि कानून राष्ट्रपति के बिना नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। कोई भी कानून जब बनेगा तो उसके लिए कोई बिल लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाएगा, उसके बाद वो पारित होगा और फिर अंततः उसे राष्ट्रपति का अनुमोदन मिलेगा। तो इस तरीके से आर्टिकल 79 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की महत्ता को बताता है कि संसद में राष्ट्रपति अपना कहाँ पर स्थान रखते हैं। इसके बाद में फिर इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 85, 86 और 87। इस आर्टिकल को, तीनों आर्टिकल को समझाने से पहले मुझे आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी होंगी, और वो डिस्कस करना होगा सत्र। देखिए आपको पता है कि संसद में खास तौर पे 2 सदन हैं, हालांकि इसके अलावा संसद के एक अभिन्न अंग राष्ट्रपति महोदय भी हैं। एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा। अब देखिएगा इनके जो सदस्यों की बैठक होती है वो ऐसे नहीं है कि वो सतत रूप से रोज की बैठकें होती हैं, रोज चर्चाएं होती हैं, रोज बिलों पे चर्चा होती है, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि कुछ टाइम के लिए चर्चाओं वाला काल चलता है जिस समय कार्रवाई होती है। इसे इसलिए मैं सत्र को कह सकता हूं कि सत्र का तात्पर्य है कि कार्यवाही काल का मतलब हो गया जिस समय
सदन में कार्यवाही चलती है वो कैसे ही कार्यवाही हो सकती है, जैसे बिल का पास होना या किसी प्रकार की बहस होना या कोई कार्य होना, वो सब काम जो होता है वो कार्यवाही काल में होता है, जिसे आप सत्र कह सकते हैं। अब देखिएगा कि हर समय तो ऐसा नहीं होगा कि सदन में कार्यवाही काल चलता रहे, मतलब कोई ना कोई काम होता रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप सोचिए जो स्कूल में पढ़ते हैं उनकी भी जून की छुट्टियां होती हैं, तो इसी प्रकार से क्या होता है कि एक जो पूरे वर्ष का समय होता है उस वर्ष में कुछ टाइम ऐसा होता है जिस समय कुछ काम चलते हैं संसद में, यानी कुछ कार्यवाहियां होती हैं, और कुछ टाइम ऐसा होता है जब उस समय संसद का सदन का कार्य जो है वो बंद रहता है। तो ये जब जो कार्य चलता है उसे क्या बोला जाता है, सत्र बोला जाता है। देखिए साधारण तौर पर अगर सत्र की बात करें तो हमारे ये प्रावधान है, भारत के लिए ये प्रावधान है, संविधान में ये प्रावधान है कि दोनों ही जो सदन है उनके एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र तो होने ही चाहिए, यानी कम से कम एक वर्ष में 2 बार ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि सदन के सदस्य जो है वो आए, आकर के संसद की कार्रवाई में भाग लें और बिल वगैरह या जो भी और मुद्दे हैं उन पर बैठ करके बात करें। तो कम से कम 2 सत्र होने चाहिए। लेकिन जो सत्र होते हैं वो 2 नहीं होते हैं, वो कितने होते हैं आपके, 3 सत्र होते हैं। और ये 3 सत्र कौन कौन से होते हैं समझिएगा। एक होता है आपका जिसे हम कहते हैं बजट सत्र, ठीक है, बजट सत्र होता है। एक दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं मानसून सत्र, ये होता है मानसून सत्र। और एक होता है जिसे हम कहते हैं शीतकालीन सत्र, ये होता है शीतकालीन सत्र। अब समझ रहे होंगे कि बजट सत्र ये कब होगा, तो आप कहेंगे ये लगभग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये लगभग 4 महीने का सत्र होता है। मैं कह सकता हूँ सबसे लंबा सत्र होता है, मतलब ये वो सबसे लंबा काल है जिस समय सदन में काम चलता है, सबसे लंबा सत्र होता है ये, ठीक है, ये सबसे लंबा सत्र होता है, सबसे लंबा सत्र। और देखिए यही वो सत्र होता है जिसमें संसद में बजट पास होता है, इसमें मेन बजट पर कार्रवाई जो है वो इसी वाले सत्र में होती है। इस टाइम पे लगभग मैं कह रहा हूँ लगभग 3 से 4 माह का ये जो है वो आपका सत्र होता है, 3 से 4 माह का सत्र होता है। मैं अप्रोक्सीमेट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक कहीं जा करके सत्र चलता है। इसके बाद में फिर छुट्टी हो जाती है, मतलब सदन में कोई काम नहीं होता है। तो ये जो टाइम होता है वो लगभग 1-2 महीने का समय होता है, मतलब मई जून के समय में जो है वो कोई काम नहीं होगा। उसके बीच बाद फिर आगे चल करके जुलाई, अगस्त, सितंबर में फिर ये मानसून सत्र रहता है। ये छोटा होता है, 2-3 महीने का होता है। इसमें मेनली वो नीतियाँ बनाई जाती हैं जो किसानों से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था आप जानते हैं मानसून पर आधारित है। और इसके बाद में फिर लास्ट होता है शीतकालीन सत्र, ये तो बस 2 माह का ही होता है, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। अब ये कोई फिक्स नहीं है कि हाँ भाई ये माह होंगे, ये कोई फिक्स नहीं है, इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना आगे पीछे ये हो सकते हैं, पर साधारण तौर पे कम से कम एक सदन में 3 सत्र तो भारत में होते हैं। लेकिन अगर इसकी जगह 2 भी हो तब भी कोई समस्या नहीं है। देखिएगा हमारे संविधान में एक बात कही गई है, वो ये कही गई है कि 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई सत्र शुरू हुआ, चाहे वो 1 महीने का है या 2 महीने का, उसके बाद वो समाप्त हो गया, उसके बाद में फिर 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए, उससे पहले पहले एक अगला सत्र आहूत हो जाना चाहिए। अब सत्र से जुड़ी हुई मुझे 2 बात आपसे और करनी है। एक जिसे हम कहते हैं सत्र को बुलाना, एक कहते हैं सत्र को बुलाना, ठीक है, सत्र को बुलाना, और एक कहते हैं सत्रावसान, सत्रावसान, सत्रावसान। अब यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि जो सत्र को बुलाना है इसे काफी बार क्या कहा जाता है, सत्र आहूत कहते हैं, इसे सत्र आहूत कहते हैं, सत्र को बुलाना। भाई सिंपल सी बात है, वर्ष भर में 2-3 सत्र हो रहे हैं। अब इस कंडीशन में भाई ऐसा होता होगा कि सत्र की पहली मीटिंग होती होगी और उसके बाद में जब 2-3 महीने बाद सत्र खत्म होता होगा तो एक लास्ट मीटिंग होती होगी। तो जब पहली मीटिंग होती होगी तो वो कंडीशन होती होगी कि भाई अब सत्र शुरू हो रहा है, और एक बार अंत में जब समाप्त होता होगा, लास्ट मीटिंग होती होगी, तो उसे बोला जाता है सत्रावसान, यानी सत्र समाप्त हो रहा है। अब ये दोनों ही हैं, सत्र की शुरुआत होती है सत्र आहूत से और समाप्ति होती है सत्रावसान, यानी समाप्ति को सत्रावसान कहते हैं। बात तो यह है कि किसी भी सदन का सत्र आहूत और सत्रावसान करने की पावर, यानी समाप्त करने की पावर किसकी है।
अब ऐसे आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये दोनों चीज़ें लोकसभा में भी होती होंगी और राज्यसभा में भी। तो ऐसे में तो आपको ये ऐसा लगेगा कि लोकसभा में ये कार्य लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति करेंगे, बट ऐसा नहीं है। दोनों ही सदनों के सत्र आहूत और सत्र अवसान करने की पावर किसके पास है? वो है राष्ट्रपति महोदय के पास, ये ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति के पास ये जो पावर है ये किसके तहत है? ये है आर्टिकल 85 के तहत, आर्टिकल 85 के तहत। तो कितनी बड़ी पावर है, आप सोचिएगा कि संसद के सदन जब कानून बनाने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं, यानी उनके सत्र की शुरुआत होती है, तो वो शुरुआत करवाने का कार्य भी कौन करते हैं? आपके राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और फिर जब सत्र की समाप्ति होती है तो उसे क्या कहा जाता है? सत्र अवसान। अब यहीं पर एक शब्द मैं डिस्कस कर देता हूं, हालांकि मैं इसे आगे पढ़ाऊंगा, और वो होता है स्थगन। ठीक है, स्थगन का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई सत्र शुरू हो गया और मान लीजिए ये बजट सत्र है जो कि 3 महीने चलने वाला है, लगभग 90 दिन चलने वाला है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बीच में 2, 4, 5 दिन की जो है वो आपके कोई कार्रवाई ना हो। तब ऐसे में अगर 2, 3, 4 दिन के लिए किसी पर, 1 मिनट रुकिएगा बच्चों, शायद मुझे लगता है कैमरा ऑफ हो गया। आप सोचिए कि अगर 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए अगर किसी वजह से कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब इस कंडीशन को हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई सत्र अवसान हो गया, यानी सत्र समाप्त हो गया और अब नया सत्र शुरू हुआ है। नहीं, क्योंकि ये बात तो एक ही सत्र की है। तो जब एक सत्र में 2, 3, 4, 5, 10 दिन के लिए बैठकों को स्थगित किया जाता है या सदन की बैठकों को स्थगित किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? स्थगन कहा जाता है। देखिए, स्थगन का कार्य राष्ट्रपति महोदय नहीं करते हैं। स्थगन का कार्य कौन करते हैं? ये करते हैं सदन के अध्यक्ष। जो सदन के अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं, यानी लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति करते हैं। अगर एक चलते हुए सत्र में बैठकों को आगे स्थगित करना है तो वो कार्य सदन के अध्यक्ष करते हैं, लेकिन सत्र की शुरुआत और सत्र की समाप्ति करने का कार्य वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो जब हम बात कर रहे थे विधायी शक्तियों में, तो विधायी शक्तियों में मैंने आपसे एक बात तो करी थी आर्टिकल 79 के बारे में, और उसके बाद मैंने कहा था कि 3 आर्टिकल हमें देखने हैं, आर्टिकल 85, 86, 87। तो आर्टिकल 85 आपको समझ में आ गया होगा। क्या कहता है 85 ये कहता है कि संसद के सत्र को बुलाने और सत्र अवसान करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। और एक चीज और ये ध्यान रखिएगा कि लोकसभा को विघटित करने की या लोकसभा को भंग करने की पावर भी किसके पास है? ये भी राष्ट्रपति के पास है। मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए हमारे संसद में लोकसभा का विघटन या मैं कह दूं भंग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि देखिए 2 सदन हैं संसद में, लोकसभा और राज्यसभा। जब हम बात करते हैं तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता, कभी विघटित नहीं होता। लेकिन जब हम बात लोकसभा की करते हैं तो लोकसभा का विघटन या लोकसभा भंग हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो चुनाव होने के बाद लोग जीत करके आए हैं तो उसके बाद 5 साल के बाद में लोकसभा विघटित हो जाती है, फिर से नए चुनाव होते हैं। तो ये जो विघटन का कार्य है या उसे भंग करने का कार्य है, ये कार्य भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ये पावर भी राष्ट्रपति के पास है आर्टिकल 85 के तहत। तो आर्टिकल 85 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? वो ये कहता है कि सदनों के जो सदन हैं उनके सत्र आहूत व सत्र अवसान का कार्य राष्ट्रपति करेंगे और लोकसभा को विघटित व भंग करने का कार्य भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अब यहीं पर हमें जानने हैं 2 आर्टिकल और हैं, एक है आर्टिकल 86 और एक है आर्टिकल 87। दोनों आर्टिकल को समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं 86 क्या पावर देता है? राष्ट्रपति को एक पावर है, वो क्या पावर है? देखिए आप जानते हैं कि राष्ट्रपति चूंकि किसके अंग हैं? संसद के, लेकिन इनके साथ साथ 2 चीजें और, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा और एक है राज्यसभा। अब यहां पर क्या मामला है? मान लीजिए लोकसभा व राज्यसभा में कोई भी ऐसी स्थिति चल रही है जिस स्थिति के कारण मान लीजिए कोई एक विधेयक है या कोई भी एक बिल है जो इसमें पेंडिंग पड़ा हुआ है। कहने का मतलब है लोकसभा उस पर चर्चा नहीं कर रही, या कोई विधेयक राज्यसभा में पड़ा हुआ है ऐसे ही उस पर कोई चर्चा नहीं हो पा रही, और ऐसे में उस पर चर्चा होनी ज़रूरी है। वो एक्चुअली उस पर जल्द से जल्द कोई फैसला लिया जाना ज़रूरी है। तो ऐसे में राष्ट्रपति के पास एक पावर ये होती है कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? लोकसभा या फिर राज्यसभा या फिर दोनों में संयुक्त रूप से कोई संदेश भिजवा सकते हैं या कोई भाषण भिजवा सकते हैं, भाषण कर सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय लोकसभा व राज्यसभा में, ध्यान रखिएगा, कोई भाषण कर सकते हैं या फिर कोई संदेश भिजवा सकते हैं, लोकसभा में या राज्यसभा में या फिर दोनों में संयुक्त रूप से।
और ये भी अपेक्षा करेंगे कि कम से कम लोकसभा व राज्यसभा में इन सदनों में जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, जो एमपीज हैं, वो आकर के कम से कम बैठें, उसमें उपस्थित हों और राष्ट्रपति क्या कहना चाह रहे हैं उसको सुने। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पावर है राष्ट्रपति के पास, ये आर्टिकल 86 के तहत है। और कुल मिलाकर के मैं बताऊं कि 86 और 87 में थोड़ा सा अंतर है। 87 को समझिएगा, 87 क्या कहता है। 87 बात करता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, और ये ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। विशेष अभिभाषण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा जाता है विशेष अभिभाषण किस आर्टिकल में है, तो ये है आर्टिकल 87 में। अब इस बात को समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं आपसे। देखिए भाई, एक वर्ष का एक पहला सत्र होता है। कुल मिला के मैंने बताया कि एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। एक तो बजट सत्र होता है, उसके बाद एक मानसून सत्र होता है, और उसके बाद में एक शीतकालीन सत्र होता है। शीतकालीन सत्र, 3 सत्र होते हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है, वो महत्वपूर्ण होता है, वो होता है आपका ये बजट सत्र। ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझिएगा, क्योंकि वर्ष का पहला सत्र है, यानी वर्ष की पहली बैठक होगी, ठीक है। पहला सत्र शुरू होगा, उसकी पहली बैठक होगी, और एक वर्ष में हमें क्या क्या करना है, इस बार क्या क्या रहने वाला है, मानसून कमजोर होगा या स्ट्रांग होगा, क्या क्या नीतियां रहनी है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं संसद के सदनों को पता होनी चाहिए, जो भी संसद के सदस्य हैं उनको पता होनी चाहिए। इसके लिए एक आर्टिकल 87 का प्रावधान डाला गया। इसके तहत क्या है कि जो वर्ष का पहला सत्र होगा, और पहले सत्र की जो पहली बैठक होगी, मेनली उसमें क्या करेंगे, राष्ट्रपति अपना विशेष अभिभाषण करेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा कि जब पहले सत्र की शुरुआत होती है और पहली बैठक होती है, तो संयुक्त रूप से राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं, उसमें विशेष अभिभाषण कर क्या सकते हैं, करते हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जो ये अभिभाषण होता है, आप कहेंगे क्या ये स्वैच्छिक है, यानी राष्ट्रपति के मन में जो है वो जाकर के बोल देंगे कि हाँ भैया ये करना है, वो करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो विशेष अभिभाषण होता है, ये विशेष है, ये ध्यान रखिएगा, ये विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि साल की शुरुआत से पहले ही पूरे वर्ष क्या रहने वाला है, किस तरीके की हमारी नीतियां रहेंगी, किस चीज को टारगेट करके हमें आगे बढ़ना है, वो सब चर्चाएं होंगी, इसलिए विशेष है। लेकिन ये व्यक्तिक नहीं है, यानी ये राष्ट्रपति की व्यक्तिक सोच नहीं है, बल्कि होता क्या है कि इस अभिभाषण को तैयार करने का कार्य कौन करता है, आपका मंत्रिमंडल करता है। एक्चुअली मंत्रिमंडल का तात्पर्य आप समझ गए। मंत्रिमंडल को मैं कह सकता हूं एक तरीके से मंत्री परिषद का ही भाग है। एक्चुअली मंत्री परिषद में समस्त मंत्री आ जाते हैं, और मंत्रिमंडल में कुछ चुनिंदा जो प्रमुख मंत्रालयों के मंत्री हैं वही आते हैं। अब इनके प्रमुख तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो विशेष अभिभाषण होता है, मैं ये कहूंगा ये प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को देते हैं कि भाई ये चीजें हैं, इन चीजों को आप बोल देना। तो कहने के लिए तो ये कहा जाता है कि जो ये विशेष अभिभाषण होता है, ये वास्तविकता में किसका है, ये मंत्रिमंडल का है। मंत्रिमंडल मान लीजिए, आप इसे मंत्री परिषद मान लीजिए, तो ये होता है, ये व्यक्तिगत अभिभाषण नहीं होता। तो एक तो जब वर्ष का जो पहला सत्र होता है, उसकी शुरुआत में जो उसकी शुरुआत होती है, सत्र की शुरुआत होती है, उसमें विशेष अभिभाषण करने की पावर है, शक्ति है राष्ट्रपति के पास। इसके अलावा एक कंडीशन और है, मान लीजिए कोई लोकसभा थी, वो विघटित हो गई थी, भंग हो गई थी, और उसके बाद से नए चुनाव हुए, और नए चुनाव होने के बाद फिर से अब पहली बैठक हुई है, नए सांसद आए हैं, उसके बाद पहली बैठक है, तो उस वाली बैठक में भी राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, अपना विशेष अभिभाषण करते हैं। वहां पर यह जरूरी नहीं है कि वो वर्ष का पहला सत्र हो, वो तो कोई सा भी सत्र हो, लेकिन वो उस नवगठित लोकसभा का पहला सत्र होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आर्टिकल 87 क्या कहता है, आर्टिकल 87 के तहत राष्ट्रपति महोदय के पास एक शक्ति ये है कि वो नवगठित जो लोकसभा है उसके पहले सत्र की पहली बैठक में विशेष अभिभाषण कर सकते हैं, और जो पहले से ही लोकसभा और राज्यसभा चलती हुई आ रही है, जो पहले से चलती हुई आ रही है, उनके पहले सत्र में भी राष्ट्रपति महोदय को विशेष अभिभाषण करने की शक्ति प्राप्त है। तो आर्टिकल 86 किसकी बात करता है, तो आप कहेंगे भाषण, ये साधारण भाषण है, भाषण व संदेश भिजवाने की शक्ति, और आर्टिकल 87 किसकी बात करता है, विशेष अभिभाषण की बात करता है। तो कुल मिलाकर के जहां तक मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा, आर्टिकल 85, 86, 87 इंपॉर्टेंट है। अब अगली पावर जो है राष्ट्रपति के पास, ये सब विधायी शक्तियां चल रही हैं, वो है आर्टिकल 331 और आर्टिकल 80। देखिए ये कैसे विधायी शक्तियों से जुड़े हुए हैं, आर्टिकल 331 और आर्टिकल 80। एक्चुअली ये दोनों ही आर्टिकल जो हैं, ये राष्ट्रपति की मनोनयन शक्ति को दर्शाते हैं। राष्ट्रपति की मनोनयन शक्ति, आप कहेंगे मनोनयन का मतलब क्या है। देखिए मनोनयन का मतलब होता है किसी पद पर
किसी खास पैरामीटर के अनुसार जो है कुछ लोगों को नियुक्त कर लेना या चयनित कर लेना, ये क्या कहलाता है? मनोनयन कहलाता है। देखिए आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति महोदय, जो राष्ट्रपति महोदय थे, वो लोकसभा में मेनली लोकसभा में दो आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकते थे, ये प्रावधान था। एक्चुअली आर्टिकल 331 क्या कह रहा था? देखिए पहले समझिए आंग्ल भारतीय रियल में है क्या। देखिए लंबे समय तक भारत पर अंग्रेजों का शासन रहा है, ब्रिटेन का शासन रहा। ऐसे में बहुत से ऐसे ब्रिटेन के लोग थे जो यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद उन्होंने यहाँ की महिलाओं से शादियाँ करी। उनके बाद उनकी पीढ़ी भारत में शुरू हुई, और पीढ़ी शुरू होने के बाद कुल मिलाकर के ऐसी जनरेशन हमारे सामने आई जिसमें कहीं ना कहीं जो पितृ की अनुवांशिकता थी वो ब्रिटेन से जुड़ी हुई थी और मातृ अनुवांशिकता उनकी भारत से जुड़ी हुई थी। तो ये जो जनरेशन है इन्हें क्या कहा जाता है? एंग्लो इंडियंस कहा जाता है, आंग्ल भारतीय। यहाँ आंग्ल का मतलब अंग्रेजों से है और भारतीयों का मतलब आप समझ रहे होंगे भारतीय से है। अब इन आंग्ल भारतीयों को आप एनआरआई वगैरह मत समझ लेना, कुछ लोग ऐसी भूल कर बैठते हैं। मैंने बताया आंग्ल भारतीय का मतलब आप समझिए एक ऐसी जनरेशन जिसमें मेनली दो अनुवांशिकताएं हैं, एक आपकी ब्रिटेन से जुड़ी हुई है और दूसरी आपकी इंडिया से जुड़ी हुई है। तो देखिएगा कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं भाई अल्पसंख्यक तो होंगे ही होंगे, आप इन्हें मानिए कि बहुत ज़्यादा तो ऐसा इंडिया में नहीं होंगे, तो इनके भी कुछ अधिकार बनते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के आर्टिकल 331 संविधान सभा के तहत जो है संविधान सभा ने डाला हमारे इसमें संविधान में, और इसमें यह कहा गया कि अगर राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं है, तब इस कंडीशन में वो दो आंग्ल भारतीयों को क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं लोकसभा में। ये वाली बात कही गई। अब ये ध्यान रखिएगा, ये प्रावधान चलिए मान लीजिए कि अच्छा था, लेकिन अभी क्या कर दिया गया? इसे समाप्त कर दिया गया। देखिए 104वां संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। 104वां संविधान संशोधन, जिसके तहत क्या किया गया? इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अब ये मनोनयन समाप्त कर दिया गया। आप जान रहे हैं कि जो भारत में SC ST के लिए जो आरक्षण है, ये क्या है? ये जब शुरू हुई आरक्षण की शुरुआत, तो इसे लगातार 10-10 वर्षों के अंतराल पे बढ़ाया जाता है। हर 10 वर्ष बाद इसे बढ़ाया जाता है। ऐसा कब तक करेंगे? जब तक कि एक समानता युक्त समाज की स्थापना ना हो जाए। तो अभी क्या करा गया? 104वें संविधान संशोधन से जो 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसके द्वारा SC ST के लिए आरक्षण को आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन वहीं पर जो लोकसभा में एक तरीके का ये आंग्ल भारतीयों को आरक्षण दिया जा रहा था, वो अब समाप्त कर दिया गया है। अब आर्टिकल 80 क्या कहता है? ये बात करता है राज्यसभा की बात करता है, और खास तौर पर यह भी बात करता है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं। और ये 12 सदस्यों को किस आधार पर मनोनीत करा जाएगा? तो ये विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा, जो समाज सेवी लोग हैं वो, उनको, यानी राष्ट्रपति महोदय की नज़रों में कोई व्यक्ति जो विज्ञान से जुड़ा हुआ है, कला से जुड़ा हुआ है। अच्छा, कला में बहुत सारी कलाएं आती हैं, कला एक नहीं होती, कलाएं बहुत प्रकार की हैं। चित्रकला, वास्तुकला, नृत्य कला, अभिनय कला, जितने भी आपके फिल्म स्टार हैं ये भी सब कला से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही जो खिलाड़ी हैं वो भी कला से जुड़े हुए हैं। अगर किसी खिलाड़ी को नियुक्त करा जाता है राज्यसभा में, तो वो कला के आधार पर किया जा रहा है। अगर किसी एक्टर को या एक्टर्स को नियुक्त किया जा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं कला के आधार पर किया जा रहा है। इन 4 आधारों पर राष्ट्रपति महोदय को यह भी शक्ति है कि वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। देखिए इसको समाप्त नहीं किया गया है, ये अभी भी बरकरार है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति भी रखते हैं। चूंकि आर्टिकल 331 और आर्टिकल 80 ये दोनों कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को ऐसी पावर दे रहे हैं जिसके तहत वो संसद के सदस्यों को मनोनीत कर रहे हैं, इसलिए ये भी संसद से जुड़ी हुई शक्ति है और इसे भी आप विधायी शक्ति के रूप में मान सकते हैं या देख सकते हैं। तो आर्टिकल 79 हो गया, आर्टिकल 85, 86, 87 हो गया, आर्टिकल 331 एंड 80 हो गया। उसके बाद है आर्टिकल 111, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 111 क्या कह रहा है, एक बार समझिएगा। आर्टिकल 111 क्या कह रहा है? पहले एक बात को समझिए, कोई भी कानून कब बनता है? वो बनाती है संसद। और इसका सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि सबसे पहले वो लोकसभा या फिर राज्यसभा से पारित हो जाए, यानी पहले या तो राज्यसभा या लोकसभा, और बाद में दूसरे सदन में चला जाए, और अंतिम रूप से अपना अनुमोदन उसे कौन देंगे? राष्ट्रपति महोदय उसे अनुमोदन देंगे। यानी आर्टिकल 111 के तहत ही राष्ट्रपति महोदय किसी भी
जो आपका विधेयक है उसको क्या करते हैं, अनुमति देते हैं। कोई विधेयक जब राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचता है आर्टिकल 111 के तहत, तो इसके संदर्भ में राष्ट्रपति महोदय उस विधेयक से जुड़ी अनेक शक्ति अपने पास रखते हैं। अब वो क्या क्या शक्ति है इस बात को समझिएगा। मान लीजिए ये हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, तो ये क्या क्या शक्ति यूज कर सकते हैं। पहली बात, यदि कोई विधेयक लोकसभा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, यहाँ से पारित होकर के अगर वो राष्ट्रपति के पास आता है, समझिए लोकसभा में राज्यसभा से पास होकर के राष्ट्रपति के पास आता है आर्टिकल 111 के तहत में, तो एक कार्य तो राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं, वो इसको अपनी अनुमति ना दें। तो एक कार्य तो ये कर सकते हैं कि वो अनुमति न दें। अभी समझते रहना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं समझने वाली। अनुमति न दें, ठीक है। दूसरा कार्य वो ये कर सकते हैं कि इसे पुनर्विचार के लिए लौटा दें, वो इसे पुनः विचार के लिए लौटा दें, पुनः विचार हेतु लौटा दें कि भाई एक बार और चर्चा कर लो, लौटा दें। और एक काम वो ये भी कर सकते हैं कि कोई ध्यान ना दें, यानी विधेयक पर कोई ध्यान ही ना दें, विधेयक पर कोई ध्यान न दे, ध्यान न दे। कुल मिलाकर के ये तीन काम राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। अच्छा, एक तो है ही है, वो क्या है, अपनी अनुमति दे दें, अनुमति दे दे, ठीक है। तो देखिएगा, पहला कार्य तो अगर लोकसभा या राज्यसभा से कोई विधेयक पारित होकर के राष्ट्रपति महोदय के पास आता है, तब इस कंडीशन में अगर वो अपने अनुमति दे देते हैं, तब ऐसे में तो भैया वो विधेयक क्या बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा, एक अधिनियम बन जाएगा। तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा ये कहीं ना कहीं जो तीन बातें हैं ये विधेयक में देरी करवाती हैं, यानी ये विधेयक को कानून बनने से रोकती हैं। अब इसमें पहली चीज है कि वो अपनी अनुमति ना दें, वो मना कर दें कि भाई नहीं, इसे मैं पास नहीं कर रहा हूं। और ध्यान रखिएगा, जब राष्ट्रपति महोदय ऐसा करते हैं तो इसे एक पावर कहा जाता है, क्योंकि पावर तो है ही, उन्होंने विधेयक को रोक दिया। और रोकने का तात्पर्य जो है वो लैटिन भाषा में इस रोकने वाले शब्द को ही कहा जाता है बीटो। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का बीटो है। तो जब वो अपनी अनुमति नहीं देते तो इस प्रकार के बीटो को क्या कहा जाता है, आपका अत्यांतिक बीटो कहा जाता है। तो ये एक बीटो है और इसे क्या कहते हैं, अत्यांतिक, एब्सोल्यूट बीटो। एब्सोल्यूट का मतलब है बिल्कुल रोक दिया, विधेयक को रोक दिया, अब वो कानून नहीं बनेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो इसे पुनः विचार के लिए लौटा दें, यानी वो ये कह दें एक बार चर्चा आप कर लो, उसके बाद में दोबारा भेज देना। तब अगर वो ऐसा करते हैं तो ये भी एक तरीके का बीटो है, क्योंकि उन्होंने कुछ समय के लिए विधेयक को रोका है, लेकिन परमानेंट नहीं रोका, कुछ समय के लिए उन्होंने उसको निलंबित किया है, इसलिए इसे कहते हैं निलंबनकारी बीटो, निलंबनकारी बीटो। और चूंकि देखिए एक चीज और है, अगर कोई विधेयक लोकसभा व राज्यसभा से पारित होकर के जाता है, राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है, तब इस कंडीशन में कोई समय सीमा नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय इतने समय के अंदर अंदर उसे अपनी अनुमति देंगे, ऐसी कोई समय सीमा नहीं है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि राष्ट्रपति महोदय उसे देखे ही ना, ठीक है, उस जो विधेयक रखा गया उनके लिए उस पर वो कोई चर्चा ना करें, ना तो अनुमति दें, ना पुनः विचार के लिए लौटाएं, और ना ही उसे मना करें, ऐसा भी हो सकता है। और जब ऐसा करते हैं राष्ट्रपति महोदय, तो देखिए ये वाली चीज भी कहीं ना कहीं विधेयक को रोक रही है कानून बनने से। इसलिए इस प्रकार की बीटो को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं जेबी बीटो। जेबी का मतलब समझ गए, जेबी का मतलब पॉकेट से है, जेबी बीटो, क्योंकि इसका तात्पर्य यह है कि विधेयक तो राष्ट्रपति के पास गया, लेकिन वो ऐसे हो गया जैसे उनकी पॉकेट में पड़ा हुआ है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आर्टिकल 111 के तहत अगर हम देखें तो राष्ट्रपति की एक पावर निकल करके आती है, जिसे क्या कहा जाता है, बीटो पावर कहते हैं, या जिसे बीटो शक्ति कहते हैं। और बीटो, ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द एक्चुअली लैटिन भाषा का शब्द है, और इस शब्द का मतलब होता है रोकने से, रोकना, ठीक है, मना कर देना या रोकना। भारतीय राष्ट्रपति के पास, हमारे प्रेसिडेंट के पास 3 बीटो पावर हैं। नंबर 1 अत्यांतिक, या जिसे कहा जाता है एब्सोल्यूट बीटो, अत्यांतिक बीटो। एक दूसरा बीटो होता है जिसे कहते हैं निलंबनकारी बीटो, निलंबनकारी बीटो। और एक तीसरा होता है जिसे कहा जाता है जेबी बीटो, या इसे पॉकेट बीटो कहते हैं, ठीक है, जेबी बीटो। अब ये ध्यान रखिएगा, अत्यांतिक बीटो का मतलब है बिल्कुल मना कर देना, साफ साफ विधेयक को पास करने से मना कर देना। लेकिन आप कहेंगे क्या राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है कि वो अत्यांतिक बीटो का प्रयोग कर सकते हैं? मैं कहूंगा देखिए, कुछ मामलों में कर सकते हैं, कुछ मामलों में नहीं कर सकते। यानी अगर लोकसभा व राज्यसभा से पारित होकर के कोई विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास, अगर वो सरकारी है, तब इस कंडीशन में वो उसे मना नहीं कर सकते।
ऐसी शक्ति का प्रयोग वो केवल किसके लिए कर सकते हैं, जो प्राइवेट विधेयक हैं, प्राइवेट विधेयक। अब यहाँ पर बात ये आती है कि प्राइवेट विधेयक क्या होते हैं। देखिए, विधेयकों को साधारण तौर पर एक विभाजन इस तरीके से भी किया जाता है विधेयकों का कि एक होते हैं आपके सरकारी और एक होते हैं प्राइवेट, सरकारी और प्राइवेट। प्राइवेट आप कहेंगे ये कैसे हो गए सरकारी और प्राइवेट। देखिए, वो विधेयक जो कोई मंत्री परिषद का सदस्य रखता है, मंत्री परिषद का सदस्य का मतलब आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, इस समय भाजपा की सरकार है, अब भाजपा के काफी सारे मंत्री हैं, अगर कोई मंत्री विधेयक को रखता है तब वो ऐसे में होगा आपका सरकारी विधेयक। और इसके अलावा प्राइवेट विधेयक वो होते हैं जो कोई अन्य सदस्य रखे। अन्य सदस्य का मतलब समझिए, भाजपा का ही वो व्यक्ति रखे जो कि मंत्री नहीं है, या फिर कांग्रेस या फिर और किसी पार्टी का अगर कोई भी एमपी कोई विधेयक लेकर के आता है तब हम उसे कहेंगे प्राइवेट। तो अगर कोई प्राइवेट विधेयक जो कि लोकसभा राज्यसभा से पारित हो जाए और राष्ट्रपति के पास जाए, तब उस विधेयक को राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, यानी उस पर वो अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात याद रखिएगा कि वो सरकारी विधेयक पर ऐसा नहीं कर सकते, सरकारी विधेयक पर नहीं कर सकते, सरकारी विधेयक पर नहीं। आप कहेंगे कि इसका तात्पर्य तो साफ साफ है कि अगर सरकार चाहे तो विधेयक मंत्री कोई रखता है तो उसे राष्ट्रपति मना नहीं कर सकते। मैं कहूंगा नहीं मना कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, एक स्थिति ऐसी भी है जब वो ऐसा कर सकते हैं। वो स्थिति ये है कि देखिए, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर किसी कारण से कोई विधेयक लोकसभा व राज्यसभा से पारित होकर के जो कि सरकारी था और वो राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति को ये आभास हो जाए कि अब ये मंत्री परिषद को बहुमत नहीं है लोकसभा में, तब इस कंडीशन में वो उसको क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। या फिर लोकसभा विघटित हो जाए, इस कंडीशन में वो सरकारी विधेयक को भी मना कर सकते हैं, यानी उसके लिए भी अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन साधारण तौर पर जब मंत्री परिषद को बहुमत है और लोकसभा भी विघटित नहीं हुई है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति महोदय किसी सरकारी विधेयक पर अत्यंतिक वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और विधेयक होते हैं जो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए संरक्षित होते हैं, राष्ट्रपति के लिए संरक्षित विधेयक, संरक्षित विधेयक। अब यहां पर समझिएगा, देखिए, कानून जैसे संसद में बनता है, लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति अपना अनुमोदन देते हैं, वैसे ही राज्य में भी कानून बनता है। और राज्य में कैसे होगा, विधानसभा पारित करेगी और अगर उस राज्य में विधान परिषद भी है फिर उससे पारित होगा, उसके बाद राज्यपाल के पास जाएगा। लेकिन काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि राज्यपाल भ्रम की स्थिति में आ जाएं या वो ये नहीं सोच पा रहे कि इसे अनुमति दूं या नहीं दूं, तब ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 200 इंपोर्टेंट है, आर्टिकल 200 के तहत वो संरक्षित कर सकते हैं किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए। कैसा सिस्टम दिया गया है आप समझिए, भारत में संघवाद भी है, संघीय व्यवस्था भी है, लेकिन इसके तहत एक व्यवस्था ये भी दी गई है। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं और राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। राज्यपाल अगर किसी विधेयक पर अपनी अनुमति देने ना देने या मैं कहूँ निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तब ऐसे में वो आर्टिकल 200 के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए संरक्षित कर सकते हैं। और ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति अपना मतलब अपनी अनुमति दें ये जरूरी नहीं है, वो इसे क्या कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं। तब इस तरीके से ध्यान रखिएगा, अत्यंतिक वीटो का प्रयोग खास तौर पे दो विधेयकों पर किया जा सकता है। एक तो प्राइवेट विधेयक, वो चाहे केंद्र के ही क्यों ना हो, वो चाहे लोकसभा व राज्यसभा से ही पारित क्यों ना हो, और दूसरे आपके राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए जो संरक्षित विधेयक होते हैं या आरक्षित विधेयक होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है अत्यंतिक वीटो समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हमें बात करनी है अगली वीटो पावर की, और वो है निलंबनकारी वीटो। ध्यान रखिएगा, ये वो वीटो है जिसके तहत राष्ट्रपति महोदय किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटा देते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, सरकारी विधेयकों के लिए भी है ये, यानी सरकारी विधेयक पर इस वीटो का प्रयोग किया जा सकता है। यानी अगर कोई मंत्री के द्वारा भी विधेयक लाया गया और वो लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति के पास एक ये वाली अधिकार भी है कि भले ही वो उसे मना ना कर पाए, भले ही उस पर अत्यंतिक वीटो का प्रयोग ना कर पाए, लेकिन वो उसे एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, आप कहेंगे इसका कोई फायदा है, मैं कहूँगा हाँ थोड़ा फायदा है। अगर पुनः विचार के लिए लौटा दिया और दोबारा से फिर वो पारित होकर के दोबारा से राष्ट्रपति के पास आ गया, तो दूसरी बार में वो अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य हैं, फिर राष्ट्रपति महोदय बाध्य हैं कि उन्हें अनुमति देनी ही देनी है।
अब आप कहेंगे सर यहाँ तो राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप की तरह है, कोई मतलब ही नहीं है, पुनः विचार के लिए लौटा दिया तब दोबारा आ जाएगा, फिर पारित करना ही पड़ेगा, तो राष्ट्रपति का काम क्या है। मैं कहूँगा पुनः विचार से देखिए एक क्षमता राष्ट्रपति के पास ये है, यदि कोई ऐसा विधेयक है जो कि सरकारी है, सरकार पास करना चाह रही है और उन्हें राष्ट्रपति को लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ गलतियां हैं तो भले ही वो इसे मना ना कर पाए लेकिन पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। जैसे ही वो इसे पुनः विचार के लिए लौटाएंगे तो ऐसे में हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। मीडिया के माध्यम से जब ये बातें लोगों में पहुंचेंगी तो कहीं ना कहीं लोग इस विधेयक से रूबरू होंगे और वो इसके संदर्भ में इसकी गलतियों को लेकर के अपना धरना या विरोध कर सकते हैं। वो मे भी हो जाए इससे सरकार पर कोई इफेक्ट पड़े और सरकार उस विधेयक को दोबारा ना लेकर के आए। तो भले ही ये आपको एक छोटी सी शक्ति लगती है लेकिन इसका महत्व काफी व्यापक है। इसके बाद हम करते हैं जेबी वीटो। अच्छे ध्यान रखिएगा, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग धन विधेयक के लिए नहीं होता, धन विधेयक के लिए नहीं। जो धन विधेयक होते हैं अब क्या है मैं बताऊंगा आगे, आर्टिकल 110 में धन विधेयक की चर्चा है, ये मैं आगे समझाऊंगा क्या होते हैं। इनके लिए निलंबनकारी वीटो का प्रयोग वो नहीं कर सकते, पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते। और अगला है जेबी वीटो। जेबी वीटो का प्रयोग लगभग वो सभी विधेयकों के लिए कर सकते हैं क्योंकि कोई समय सीमा नहीं दी गई है हमारे संविधान में कितने समय में वो अपनी अनुमति देंगे। तो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, कोई समय सीमा नहीं है। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि वो इस वीटो के द्वारा किसी भी विधेयक में काफी देरी करवा सकते हैं। तो इस तरीके से ये 3 वीटो पावर है। हालांकि अमेरिका में 4 वीटो पावर होती है, वहां पर 1 वीटो पावर और होती है जिसे विशेषिक वीटो कहा जाता है। इस वीटो में क्या होता है, जब राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा देते हैं किसी विधेयक को तब वो अगली बार और ज्यादा बहुमत से पारित करना होता है और तभी राष्ट्रपति महोदय उसे अपनी अनुमति देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद लास्ट बात करते हैं हम अगली, नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 123 पर। आर्टिकल 123, आर्टिकल 1, 2, 3 इंपोर्टेंट है और इसे क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस कहते हैं, इसे कहते हैं अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश, इसे कहते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश, इसे राष्ट्रपति का अध्यादेश कहा जाता है। एक्चुअली देखिएगा अगर हम बात करें अध्यादेश के बारे में तो ये भी एक तरीके की विधायी शक्ति है। होता क्या है, मैंने क्या कहा कि कोई भी कानून बनता है तो कानून का एक सिस्टम है। वो कैसे है भाई, पहले तो वो लोकसभा से पारित होगा या फिर राज्यसभा से पारित होगा, यानी दोनों सदनों से क्रमशः उसे पारित होना जरूरी है, या तो पहले इससे बाद में इससे या पहले इससे फिर बाद में। उसके बाद वो किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। ठीक है, कोई भी कानून तभी बन सकता है, यानी राष्ट्रपति का स्थान जो है वो बाद में है। हालांकि कुछ ऐसे विधेयक हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से रखे जाते हैं, जैसे धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से रखे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कानून बनेगा तो उसमें रोल राष्ट्रपति का लास्ट में है, पहले लोकसभा और राज्यसभा का है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि भाई लोकसभा और राज्यसभा हमेशा तो कार्य करते नहीं, काफी बार ऐसा हो जाता है कि इनके सत्र नए चल रहे हों। अभी मैंने आपको पढ़ाया था सत्र, इनके सत्र नए चल रहे हों, सत्र नए चल रहे हों। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई इनके सत्र ही नहीं चल रहे। इसका मतलब क्या है, सत्र ना चलने का मतलब है कि मान लीजिए बजट सत्र समाप्त हो गया और जो मानसून सत्र और बजट सत्र के बीच का समय है वो वाला टाइम चल रहा हो, सब लोग अपने घर पर हों, सांसद घर पर हों, तो एक तो ये हो सकता है इनके सत्र ना चल रहे हों। दूसरी बात देखिए, लोकसभा काफी बार विघटित भी हो जाती है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लोकसभा विघटित हुई हो, यानी 5 वर्ष लोकसभा को पूरे हो गए हों और उसके बाद में वो विघटित हो गई हो, तो लोकसभा विघटित हो गई हो या फिर इनके सत्र ना चल रहे हों और अचानक किसी कानून की जरूरत पड़ जाए, ऐसा कोई कानून जो बहुत ज्यादा जरूरी है, 2, 4, 5 दिन में वो पारित होना जरूरी है, तब ऐसे में क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, लोकसभा या तो विघटित पड़ी हुई है तो राज्यसभा अकेला तो कानून बना नहीं सकती, या हो सकता है कि इनके सत्र ना चल रहे हों। तब इस कंडीशन में क्या है कानून बनाने का सिस्टम, तो यहां पर एक राष्ट्रपति को एक पावर और दी गई है और वो है आर्टिकल 123 के तहत। 123 के तहत क्या है कि अगर इनमें कोई भी इस तरीके की व्यवस्था है, यानी या तो लोकसभा विघटित हो या इनके सत्र ना चल रहे हो, तब सीधे कानून बनाने का अधिकार किसके पास आ जाता है, राष्ट्रपति के पास आ जाता है। पर फिर सीधे राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं, फिर विधेयक की जरूरत नहीं है, पर सीधे सीधे वो इस कानून की क्या कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं, डायरेक्ट घोषणा हो जाएगी।
अब बात है, आप कहेंगे सर ये तो एक तरीके की तानाशाही हुई कि राष्ट्रपति महोदय सीधे ही इसकी घोषणा कर देंगे। मैं कहूँगा तानाशाही नहीं है, क्योंकि जिस दिन से उनका सत्र शुरू हो जाएगा या लोकसभा शुरू हो जाएगी, तब कुछ एक निश्चित समय सीमा के अंदर अंदर उस कानून को अनुमोदन जरूरी है संसद का, और अगर अनुमोदन नहीं मिला तब एक समय है, और वो समय है 6 सप्ताह का समय। 6 सप्ताह के अंदर अंदर उसे अनुमोदन मिलना आवश्यक है। अब समझते हैं थोड़ा सा इस बात को। कानून की घोषणा करेंगे, पहली बात ये आ जाती है कि ये जो कानून होगा, ये कानून कहां तक सीमित होगा? तो मैं ये कहूंगा ये वहां तक सीमित होगा जहां तक संसद को कानून बनाने का अधिकार है। यानी संसद को कानून बनाने का अधिकार जिन विषयों तक है, उन विषयों तक ही राष्ट्रपति महोदय घोषणा कर सकते हैं किसी अध्यादेश की। अब ऐसे देखिए 3 सूचियां होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो केंद्र कानून किस पे बना सकता है? केंद्र सूची पे और समवर्ती सूची पे। तो इन्हीं सूचियों से जुड़े हुए जो विषय हैं उनके संदर्भ में ही राष्ट्रपति महोदय किसी कानून की घोषणा कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि इसका महत्व होता वही है, इसकी पावर, इसका महत्व वही होता है जो संसद से पारित कानून का होता है। बात सेम है, लेकिन एक बात और ये याद रखिएगा कि मान लीजिए कानून लागू हो गया, अभी सब उसको फॉलो करेंगे, सब कुछ सही चलेगा, लेकिन जिस दिन से वो ऐसी तिथि, जिस दिन से लोकसभा का सत्र भी शुरू हो जाए और राज्यसभा का, मतलब जिस दिन एक और लोकसभा के सदस्य आके बैठ जाएं और राज्यसभा के सदस्य आकर के बैठ जाएं, तो ध्यान रखिएगा उस दिन से लेकर के फिर समय रहेगा आगे 6 सप्ताह। अगर 6 सप्ताह के अंदर अंदर इस कानून को अनुमोदन दे दे लोकसभा और राज्यसभा, तब तो ये परमानेंट कानून बन जाएगा। देखिए ये एक ऐसी व्यवस्था है कि नॉर्मल कानून कैसे बन रहा था कि लोकसभा अनुमोदन करेगी, राज्यसभा करेगी और फिर राष्ट्रपति, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, राष्ट्रपति ने कोई कानून बना दिया, उसके बाद में जिस दिन से दोनों सदनों के सत्र शुरू हुए, तो ये 6 सप्ताह के अंदर अंदर अगर ये इसे अपना अनुमोदन दे देते हैं, पारित कर देते हैं, तब तो ये कानून हमेशा के लिए स्थायी रूप से, चिरस्थायी रूप से कानून के रूप में ही रहेगा। लेकिन अगर लोकसभा राज्यसभा चाहते हैं कि वो इसे समाप्त कर दें, तो वो इसे पहले दिन ही समाप्त कर सकते हैं, या वो जब चाहे बीच में इसको क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं कि भाई हम इसे समाप्त कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम अध्यादेश की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि ऐसी गंभीर परिस्थितियों में जहां पर लोकसभा व राज्यसभा के सत्र ना चल रहे हों और वहां कानून की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति महोदय किसी कानून की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन ये एक तरीके की तानाशाही नहीं रहेगी, क्योंकि अंततः इसमें जो है वो संसद का अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा 6 सप्ताह के अंदर अंदर वो कानून अपने आप समाप्त हो जाएगा यदि अनुमोदन नहीं किया गया तब। तो कुल मिलाकर के जहां तक मुझे लगता है कि दोनों प्रकार की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कार्यपालिका शक्तियां और विधायी शक्तियां, ठीक है, ये दोनों पावर की मैंने बात करी है। और अब आपको एक मेंस का क्वेश्चन लिखना है घर से, ठीक है, कि राष्ट्रपति से जुड़े कार्यपालिका व विधायी शक्तियों के संबंधित संविधान में दिए गए प्रावधानों पर चर्चा करिए। हमारे संविधान में वो कौन कौन से प्रावधान हैं जो राष्ट्रपति के कार्यपालिका व विधायी शक्तियों से जुड़े हुए हैं। ये एक मेंस का प्रश्न आपको लिखना है, ठीक है। प्रश्न लिखने के बाद में फिर इसका आंसर लिखना है और मुझे व्हाट्सएप पर इसको सेंड कर देना है, ठीक है। धन्यवाद, आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।